योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में कार्यक्रम, सीएम गिनाएंगे उपलब्धियां। औरैया में खाकी को पुलिस ने किया शर्मसार, एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। हमीरपुर में कोटेदार की बड़ी मनमानी आई सामने, अंत्योदय राशन कार्ड धारकों ने किया हंगामा। लखनऊ में न्यू साइबर क्राइम सेल कार्यालय का उद्घाटन, पुलिस कमिश्नर ने कार्यालय का किया उद्घाटन। संभल में प्रबुद्ध सम्मेलन का किया गया आयोजन, कैबिनेट मंत्री ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आज यानी 19 सितंबर को प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी। इसके लिए योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर एक बुकलेट भी छपवाई गई है। बुकलेट में विकास की ढेर सारी बातें हैं, लेकिन उन सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भगवान श्री राम के साथ छवि तस्वीर है। बीजेपी विकास के नारे तो लगा रही है, लेकिन सहारा राम का ही है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक इससे बिल्कुल इनकार करते हैं। उनका कहना है कि राम उनके लिए कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे। बीजेपी आस्था का सम्मान करती है। यही कारण है कि योगी सरकार अयोध्या में दिवाली मनाती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाती है, बरसाने में होली मनाती है और वहीं काशी में देव दीपावली मनाती है। आस्था से जुड़े हुए हर आयोजन को विस्तार देती है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार हुई है। लोक भवन में होने वाले कार्यक्रम में 4.5 साल के दौरान राष्ट्रीय पटल पर यूपी की बनी छवि के साथ प्रदेश की आत्मनिर्भरता और समर्थकता को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा सरकार बनने से पहले तब तक देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी बीमारू राज्य की छवि के साथ देश में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने का दंश झेलने वाले यूपी को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने के सफर पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, आज 4.5 साल योगी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं, उसके चलते कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज? सरकार सत्ता में आई तब से उनके विभाग के मंत्रियों द्वारा साल दर साल उपलब्धियों का लेखा जोखा पेश किया जाता रहा है। इसी कड़ी में पहले 4 साल का लेखा जोखा पेश किया गया और चूंकि विधानसभा चुनाव पास हैं, इसलिए लेखा जोखा 5 साल का तो पूरा नहीं किया जा सकेगा। इसे 4.5 साल की उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गिनाई जा रही हैं। इन उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, कई नहर परियोजनाओं की बात करें या मेट्रो परियोजनाओं की बात करें, इन सारी उपलब्धियों के अलावा सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनको लेके आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सारी जो 4.5 साल का लेखा जोखा है सरकार का, उसको प्रस्तुत करेंगे। जी गौरव, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विकास पुस्तिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ राम लला की फोटो भी उसमें लगाई गई है, इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, ये रामलला मंदिर का निर्माण और रामलला से जो बीजेपी की आस्था जुड़ी हुई है वो प्राथमिकता के तौर पे हमेशा देखी जाती रही है। क्योंकि केंद्र का चुनाव की बात करें या हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें कि रामलला की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो निश्चित रूप से रामलला मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, नींव पूरी की जा चुकी है। तो रामलला को फोटो लगाकर इसकी यानी उनको प्राथमिकता देकर ये बात बीजेपी ने साफ कर दी है कि आगे भी राम निर्माण का जो मुद्दा रहेगा, भाई राम निर्माण तो हो रहा है, इसके अलावा कर और कई और बड़े मुद्दे हैं जो कि आस्था संबंधित रहेंगे, वो बीजेपी की प्राथमिकता में रहेंगे। गौरव, जैसे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कोई बड़ा ऐलान भी योगी सरकार द्वारा किया जा सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मुख्यमंत्री योगी द्वारा,
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार की उपलब्धि गिराने के साथ साथ हो सकता है माना जा सकता है कि जो आपका ये पत्रक है वो उनके माध्यम से जनता के बीच जाया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा अपने 44 मंत्रियों को भी लगाया गया है, जो अलग अलग जिलों में जाके सरकार के विकास कार्य का, सरकार के 4.5 साल का लेखा जोखा आम जनता से बांटेंगे। जी गौरव, और इसी के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अयोध्या का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर ओबीसी की कार्य समिति बैठक का समापन भी है और भी वहां पे बैठकें भी होनी है, तो उन बैठकों का क्या मेन मुद्दा रहेगा? देखिए, मैं बता दूं कि चुनाव आने को है और पिछड़ा वर्ग की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो उस वर्ग को अपने पास लुभाने के लिए, अपने पाले में करने के लिए अन्य पार्टियों द्वारा भी सम्मेलन किए जाते रहे हैं और बीजेपी हमेशा पिछड़ा वर्ग को बहुत महत्व देती आई है। इसी को मानते कहा जा सकता है कि अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाएं और वहां पर रामलला के दर्शन ना करें, ये तो पूरा ही नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद 3:30 बजे एक पिछड़ा वर्ग की बैठक है, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करते नजर आएंगे, जिसमें कि जब बताएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को लेकर चलती आई है और सत्ता में दोबारा आने पर इस वर्ग के लिए बेहतर काम करती नजर आएगी। और उसी के बाद उन्होंने वाराणसी दौरा का भी कार्यक्रम बना रखा है, तो वाराणसी में क्या खास रहेगा? वाराणसी में मैं आपको बता दूं, वाराणसी में भी जाएंगे अधिकारियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक उनकी रहेगी। इस मुद्दे पे कई बड़े मुद्दे रहेंगे वाराणसी में, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का एक संसदीय क्षेत्र भी है और इसके अलावा ये वहाँ की जो विकास परियोजना है उनकी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। जिस तरीके से सूचना आ रही है कि आज योगी आदित्यनाथ डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को लेके भी कई बड़े फैसले ले सकती है। उनकी जो उम्र की समय सीमा जो निर्धारित की है, जो पहले से निर्धारित है, उसको भी बढ़ाने का ऐसा कुछ उन्होंने प्रस्ताव शायद जारी कर सकते हैं। क्या कुछ खबर है? बिल्कुल इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टरी पेशे में लोग जुड़े हुए हैं और अपना स्वयं का जो निजी संस्थान खोल के सेवा कर रहे हैं, तो उनका मानना जाए कि जो डॉक्टर 60 साल से ऊपर भी रहते हैं तो निश्चित रूप से चिकित्सा व्यवस्था में काम करने योग्य रहते हैं। इसलिए ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर मुहर लगाई जा सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। बलिया में विधानसभा 357 सीआर के 217 की दावेदारी मजबूत थी, लेकिन उम्र दराज गोरख पासवान टिकट देकर सपा ने गलती किया इस युवा चेहरे को दबाया, जिससे सपा के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में भी हार का सामना करना पड़ा। अभी ये है युवा चेहरे हमेशा समाज सेवा और सपा के 4 बार विधायक, 2 बार मंत्री रहे। स्वर्गीय शरदानंद अंचल की मूर्ति स्थापना किया और बाढ़ के दंश झेल रहे लोगों के बीच रहा। स्थानीय मुद्दे पर चर्चा किया, खुलकर बात की। वहीं इसको लेकर राजेश पासवान से हमारे संवाददाता ने बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जानते हैं। इस समय मौजूद है बेलथरा सीयर विधानसभा 357 में, जिसने राजेश पासवान जो वहां से दावेदारी मजबूत कर रहे हैं और वहां के जुझारू युवा नेता हैं, उभरता हुआ सितारा हैं राजेश पासवान से। आइए बात करते हैं क्या क्या वहां मूलभूत समस्याएं हैं और क्या क्या युवाओं के मुद्दे। मैं तो समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और आप लोगों ने बेलथरा रोड की समस्याओं का चर्चा किया, उठाया आप लोगों ने, काफ़ी धन्यवाद है। बेलथरा रोड में तमाम समस्याएं हैं। बेलथरा रोड की सड़कों की स्थिति काफ़ी जर्जर है। 90% सड़कें वहाँ पे गड्ढा युक्त हो गई हैं। गड्ढा युक्त शब्द भी कम पड़ेगा। मुझे लगता है कि 2 फीट नीचे 2 फीट ऊंची सड़कें हो गई हैं। आप ग्रामीण जगहों से आप तहसील को जाएंगे या थाने को जाएंगे या ब्लॉक को जाएंगे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी गाड़ी रास्ते में कहीं पंचर न हो जाए, कहीं कुछ टूट न जाए। इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी ख़राब सड़कें हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधि को इस पर ध्यान देना चाहिए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका उनको हमेशा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के विधायक है धनंजय कनुजिया, वो तो कहते हैं कि गड्ढा मुक्त हो गई हैं सड़कें। अब वो तो कहेंगे ही है। अब लगता है उनको स्थितियाँ ऐसी हो गई कि सावन की अंधे वाली। उनको लगता होगा कि जो है सब ठीक है। उनको इसलिए लग रहा है कि सब ठीक है कि हमें लगता है कि आप बेलथरा रोड में
आप जाके पूछ देंगे कि आप किसी गांव में कि आपके यहाँ के विधायक जी इस गांव में आए हैं इलेक्शन बाद, तो वहाँ की जनता बताएगी कि मैं तो उनको देखा भी नहीं हूँ कैसे हैं। तो जब वो गांव में जाएंगे नहीं, लोगों की समस्याओं के बीच रहेंगे नहीं, तो उनको कैसे मालूम होगा कि सड़कें खराब हैं। मसला यहाँ है, वो जाते नहीं हैं कहीं। एक दिन इंटरव्यू में धनंजय खजूरिया का कि इतना हम लोग बेलथरा में मैंने 5 साल में इतना विकास किया कि अभी तक इससे पहले जो भी सरकार रही उतना विकास अभी कोई सरकार ने किया नहीं। उन्होंने तो ऐसा कर दिया है कि आने वाले दिन में जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी बेलगाम हो गया है, आप बिना सुविधा शुल्क के कोई काम ही नहीं करा सकते। आपको इस तरह मजबूर कर दिया गया है कि आप डर गए हैं। थाने, तहसील खाने और स्वास्थ्य केंद्र पर जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप पता कर लीजिए किसी भी स्वास्थ्य केंद्र की। आप जाएंगे तो डॉक्टर वहाँ पे आपको कहेगा रेफर टू बलिया। हम पूछना चाहते हैं यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है किस लिए बनाया गया, इसको बंद कर देना चाहिए और बलिया ही इसको केंद्र बना देना चाहिए। उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको इस चीज़ से मतलब है कि फिर लहर आएगी मोदी जी की और फिर हम एमएलए चुन लिए जाएंगे। प्राइम टीवी के लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बात कर रहे थे राजेश पासवान जी से। इन्होंने दावा किया है कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश कुमार, प्राइम टीवी, बलिया। नए नए तरीके से बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने साइबर क्राइम सेल कार्यालय का उद्घाटन किया। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा आज कोतवाली हजरतगंज में स्थापित किए गए साइबर क्राइम सेल से नवनिर्वाचित कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोयार्ड और जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी और साइबर क्राइम सेल एसीपी विवेक रंजन समेत 17 साइबर क्राइम सेल के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं साइबर अपराध से लोगों को जागरूक करने के लिए जिंगल बेल टोन बनाई गई है, जिससे लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया जा सके। इस मौके पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में लगातार साइबर के अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम लगाने के लिए नवनिर्वाचित साइबर क्राइम सेल का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों के जागरूकता के लिए साइबर अपराध से जुड़े कई चीजों की जानकारी भी दी और कई नए तरीके से होने वाले साइबर अपराध को भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचे और वीडियो चैट के जरिए हो रहे फ्रॉड के बारे में भी जानकारी दी। जो मैसेज भेजती है उसको जो पैसे दे उसको मैसेज भेजती। आप भी रिक्वेस्ट करें किसी कंपनी को हम बल्क एसएमएस भेजना चाहते हैं तो कर लेगी। बल्क एसएमएस भेजने से पहले वो कोई वेरिफिकेशन नहीं कराती है। अब ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि उनको बताया जाए कि आप बल्क एसएमएस करने से पहले जिससे एसएमएस आ रहे हैं उसको वेरीफाई कराएं। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टेकअप करे, कोई नियम बने। तब तक जो मैंने शुरुआत में बात की हुई मैं कहना चाहूँगा, बैंक आरबीआई कई बार कह चुकी है कोई भी बैंक। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के गोहांड विकासखंड क्षेत्र के ग्राम हरदुआ में जल विहार महोत्सव की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यह जल विहार महोत्सव कई पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं और इस साल भी परंपरागत तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाकर पूरे गांव में प्रभात फेरी लगाई गई। वहीं ग्रामीणों ने वेतवा नदी में भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया और ढोल नगाड़े से नाच गानों के साथ कृष्ण भक्ति में सराबोर रहे। ग्राम प्रधान ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे छोटे छोटे बच्चों द्वारा अपनी भिन्न भिन्न कलाओं की प्रस्तुति बहुत ही रोचक और मनमोहक प्रस्तुति होगी। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के आदर्श नगर में आबकारी विभाग और पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसमें घर के अंदर बनाई जा रही शराब को नष्ट किया गया। बता दें कि अवैध शराब के लिए आए दिन पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाता है। वहीं इसी मौके पर मुरादाबाद जनपद के आदर्श नगर इलाके में अवैध रूप से शराब बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना पर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़ दिया और लहन को नष्ट कर दिया है। मुरादाबाद पुलिस द्वारा अवैध शराब में लिप्त लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज भी एक जॉइंट ऑपरेशन आबकारी विभाग के साथ चलाया गया है। जहां जहां पे भी संभावित स्थान है वहां पे रेड की जा रही है। पूर्व में भी इस तरह के लोगों पे गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इनकी संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की गई है।
तो आज भी नष्ट किया गया है कुछ इस तरीके के पुलिस के द्वारा। ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पे भी इस प्रकार की भट्टियाँ या लहन प्राप्त हो। औरैया में खाकी को पुलिस ने शर्मसार कर दिया। बता दें कि एक सिपाही ने युवक को बेरहमी से पीटा। अचलदा कस्बा के हरिगंज निवासी युवक को सिपाही ने बेरहमी से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं इसी को लेकर पीड़िता ने थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये हमारे घर पे आए थे, इन्होंने आके सर हस्बैंड से बाहर मत आते आते मार दिया था हस्बैंड ने। हमने नहीं बहुत मारा सर हमारे घर पे आए थे, इन्होंने कहा मुझे वाटर पिला, हमने कोई बात नहीं सर। हमने जहां पर एक युवक को पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। खाकी को पुलिस ने किया है एक बार फिर से शर्मसार। आपको बता दें कि एक सिपाही ने युवक को बेरहमी से पीटा है। अचलदा कस्बा के हरिगंज निवासी युवक को सिपाही ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। वहीं इसी को लेकर पीड़ित ने थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया है। खबर औरैया से है, जहां खाकी को पुलिस ने एक बार फिर से शर्मसार किया है, जहां अचलदा कस्बा के हरिगंज निवासी युवक को सिपाही ने बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया। वहीं इसी को लेकर पीड़िता ने थानाध्यक्ष को लिखित शिकायत पत्र दिया है, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिया है। सरकार आम आदमी के लिए हर सुविधा जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से उपलब्ध कराना चाहती है, लेकिन सुबह के अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आधार कार्ड संशोधन का शुल्क 50 है, लेकिन 100 से लेकर 200 तक जनता से लिया जाता है। बता दें कि सोनभद्र में कर्मा थाना के अंतर्गत केकरा में सब्जी मंडी के पास आधार संशोधन केंद्र है, जिसमें सरकारी नियमानुसार गलत है। आधार कंपनी ने जो नियम जारी किया है वह किसी भी प्रकार का आधार संशोधन कोई भी व्यक्ति कराता है तो 50 से अधिक नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर आधार संशोधन के नाम पर किसान मजदूर पढ़ने वाले बच्चों से 100 से लेकर 200 तक मनमानी वसूली की जाती है और 50 की रसीद देखकर बाहर निकाल देते हैं। हमीरपुर में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों ने राशन न मिलने पर जमकर हंगामा काटा। बता दें कि कोटेदार की मनमानी से परेशान अंत्योदय कार्ड धारकों ने कोटेदार का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कोटेदार पर अभद्र व्यवहार करने और समय पर राशन न देने का आरोप लगाया है। कोटेदार का जमकर विरोध करते हुए कई ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से कोटा निरस्त कर अन्य जगह स्थानांतरण की मांग की है। रायबरेली में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। रायबरेली में आबकारी आयुक्त के आदेश पर पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन पर जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वरन ने अवैध शराब के विरुद्ध जनपद के विभिन्न गांवों में अभियान चलाया, जिसके तहत ग्राम मनहेरू कबेलुस्का पूर्वा गड़ी मुतवल्ली में दबिश देकर मौके पर लगभग 600 किलोग्राम महुआ लहान नष्ट कर दिया गया। वहीं शराब नष्ट करते हुए 400 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किए गए और गांव वालों को एकत्रित कर अवैध कच्ची शराब के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और आबकारी अधिनियम के कठोर प्रावधानों से अवगत कराया गया। संबल चंदौसी में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। नगर के एक निजी समारोह स्थलीय आशीष गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और नगर प्रसिद्ध चिकित्सक गणेश मेला के संस्थापक ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में चारों ओर खुशहाली है। सरकार निरंतर प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है। नगर विधायक और मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि सरकार बेटी
महिलाओं के सम्मान में लगातार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।